सोरा एक 18 साल का लड़का है जिसका कोई दोस्त नहीं है और वो अपना सारा वक्त एक अंधेरे कमरे में गेम्स खेलने, एनर्जी बार्स खाने और गेटोरेड पीने में बिताता है। उसका साथ देने वाली उसकी छोटी बहन शेरो है जो 11 साल की लॉली है और अपने भाई की तरह ही शट इन है और वो स्कूल नहीं जाती। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे जैसे हैं? वो एक्चुअली गेम्स खेलने में बहुत अच्छे हैं। उन्हें सिर्फ अच्छा कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा क्योंकि वो गेमिंग की दुनिया में एक अर्बन लेजेंड की तरह है। वो 4 कैरेक्टर्स की टीम बनकर खेलते हैं जिनके नाम हमेशा खाली यानी ब्लैंक होते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें टीम ब्लैंक कहता है। सोरा और शेरो एक साथ दो कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं और हजारों प्लेयर्स को एक साथ हराते हैं, भले ही उनके ओपोनेंट्स अनलिमिटेड माना के लिए चीट कोड्स और मोड्स यूज करें। एक लंबे गेमिंग सेशन के बाद शेरो थक जाती है तो वो अपने कंट्रोलर सोरा के पैरों के नीचे रख देती है ताकि वो चारों अकाउंट्स अकेले कंट्रोल कर सके। सोरा पिछले हफ्ते से स्लीप डिप्राइव्ड है लेकिन उसकी मां ने कोई क्विटर पैदा नहीं किया। सोरा पूरी रात 4 अलग स्क्रीन्स पर 4 अलग कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हुए खेलता है। सुबह उसे अचानक एक ईमेल मिलता है और शेरो उसे कहती है कि वो उसे चेक करे क्योंकि हो सकता है किसी दोस्त ने भेजा हो। सोरा हंसता है और अपनी बहन से पूछता है कि वो सार्केज्म में इतनी अच्छी कब से हो गई। शेरो खुद मेल चेक करने का फैसला करती है और हैरान रह जाती है कि वो टीम ब्लैंक के लिए है। सोरा क्यूरियस है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने कभी रिवील नहीं हुई और वो अटैच्ड लिंक चेक करता है जो एक चेस गेम का इन्विटेशन निकलता है। शेरो अपने भाई को ऑल द बेस्ट कहती है और वापस सोने चली जाती है लेकिन सोरा उसे उठा देता है क्योंकि उन दोनों में से वो बेहतर चेस प्लेयर है। हालांकि इस बार जो ओपोनेंट है वो सच में ट्रिकी है तो सोरा उसकी मदद करने जाता है ये कहते हुए कि वो दोनों मिलकर टीम ब्लैंक है और वो कभी नहीं हारते। वो उस लॉली को अपनी गोद में बिठाता है जिससे उनका FBI वाला बंदा सस्पिशियस हो जाता है और फिर वो अजनबी के साथ पूरा दिन चेस खेलते हैं। अपना दिमाग निचोड़ने के बाद आखिरकार वो जीत जाते हैं। शेरो कहती है कि ये उसने अब तक का सबसे मुश्किल गेम खेला था। तभी अचानक उन्हें उसी इंसान से एक और मेल आता है जो कहता है कि ये दुनिया उन जैसे टैलेंटेड गेमर्स के लिए बहुत परेशानी वाली जगह होगी। सोरा एग्री करता है क्योंकि अगर वो लाइफ को एक गेम की तरह देखे तो इसमें कोई रूल्स या गोल्स नहीं है और 7 बिलियन से ज्यादा प्लेयर्स हैं जो मन में आए वो कर रहे हैं। एक अजनबी उनसे पूछता है कि वो उस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं जहां रूल्स और गोल्स शीशे की तरह साफ हों और सोरा कहता है कि वो ट्रक उनसे प्रे करेगा कि वो उन्हें वहां भेज दे। जैसे ही वो ये रिस्पॉन्स टाइप करता है उनके कमरे की सारी स्क्रीन्स ग्लिच करने लगती हैं। अचानक एक स्क्रीन से 2 हाथ बाहर आते हैं और सोरा और शेरो को बताते हैं कि वो गलत दुनिया में पैदा हुए थे और वो उन्हें उस जगह ले जा रहे हैं जहां वो बिलोंग करते हैं क्योंकि ट्रक कुन अभी दूसरे इंसेल्स के साथ बिजी है। अचानक उनके कमरे की छत फट जाती है और सोरा और शेरो आउटर स्पेस में फेंक दिए जाते हैं। वो चिल्लाते हैं जब वो एक अजीब प्लैनेट पर गिरते हैं और एक लड़का उनके साथ आता है और उन्हें अपनी दुनिया में वेलकम करता है। वो उन्हें बताता है कि ये गेम्स की दुनिया है जिसे डिसबोर्ड कहा जाता है जहां लोगों की जिंदगी से लेकर देशों की सीमाएं तक सब कुछ गेम्स के जरिए डिसाइड होता है। शेरो उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन और लड़का अपना इंट्रोडक्शन टेट के रूप में देता है जो इस दुनिया का भगवान है। फिर वो इस दुनिया के 10 रूल्स सुनाना शुरू करता है। पहला, दुनिया में किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स गेम्स के जरिए सॉल्व होंगे। तीसरा, दोनों पार्टीज को कुछ ऐसा दांव पर लगाना होगा जिसे वो बराबर वैल्यू का मानते हो। चौथा, किसी भी चीज को दांव पर लगाया जा सकता है और कोई भी गेम खेला जा सकता है। पांचवा रूल कहता है कि चैलेंजिंग पार्टी को गेम और रूल्स डिसाइड करने का हक है। छठा रूल कहता है कि गेम्स में लगाई गई शर्तें माननी होंगी। सातवां रूल कहता है कि ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स उनके डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच गेम से डिसाइड होंगे। आठवां रूल कहता है कि चीटिंग करते हुए पकड़े जाने का मतलब इंस्टेंट हार है और 9वां रूल कहता है कि ये रूल्स कभी बदले नहीं जा सकते। सोरा टेट पर चिल्लाता है कि ये दुनिया के रूल्स सुनने का वक्त नहीं है क्योंकि वो जमीन से टकराने वाले हैं। वो टकराते हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें खरोच तक नहीं आती। टेट सोरा को नीचे देखता है और कहता है कि 10वां और सबसे जरूरी रूल है हैव फन यानी मजे करो और इसके साथ वो गायब हो जाता है। उसकी आवाज आसमान में गूंजती है और सोरा और शेरो को बताती है कि वो जल्द ही दोबारा मिलेंगे। सोरा और शेरो ये देखने के लिए उठते हैं कि क्या हो रहा है और पाते हैं कि वो एक अलग दुनिया में है जहां ड्रैगन्स जैसे मॉन्स्टर्स हैं और वो रोने लगते हैं ये रियलाइज करके कि शायद धरती इतनी भी बुरी जगह नहीं थी। वो पास के इंसानी बस्ती की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और रास्ते में कुछ चोरों से टकरा जाते हैं लेकिन चोर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक वो उनसे गेम में ना जीत जाए, जो कि फिर से एक नामुमकिन काम है। उन्हें हराकर उनका सब कुछ लेने के बाद सोरा इस दुनिया की लोर जानता है। बहुत पहले इस दुनिया के भगवानों के बीच एक खूनी और ब्रूटल जंग हुई थी द ट्रू गॉड का टाइटल पाने के लिए। जंग बहुत ज्यादा खून खराबे के बाद जल्दी खत्म हो गई और कोई नहीं जीता। इकलौते भगवान जिन्होंने उस जंग में हिस्सा नहीं लिया था वो टेट था, गेम्स का भगवान, और वो डिफॉल्ट से विनर बन गया। ट्रू गॉड बनने के बाद टेट ने बाकी सारे भगवानों को श्राप दिया जिनकी वायलेंस ने दुनिया को तबाह कर दिया था। फिर 10 रूल्स की पूरी लिस्ट बनाई और दुनिया में रहने वाली 16 रेसेस को डिक्लेयर किया, उन्हें ये कहते हुए कि वो दुनिया में ऊपर उठने के लिए अपने पास जो कुछ भी है उसका यूज करें। उस इन्फॉर्मेशन के साथ सोरा और शेरो पास के शहर की तरफ बढ़ते हैं, अभी भी उस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां तुम्हारी कीमत इससे तय होती है कि तुम कितने अच्छे गेमर हो। जल्द ही वो एल्किया की राजधानी पहुंचते हैं जहां अगला राजा चुनने के लिए ग्रैंड गैम्बलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सोरा एक बूढ़ी ब्लॉन्ड हुकर से डिटेल्स लेता है जो अपनी उम्र छुपाने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप लगाए हुए है। वो उसे बताती है कि ये लेट किंग की इच्छा थी कि उनके देश का सबसे बड़ा गैम्बलर अगला राजा बने। फिर वो पिंक बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करती है जो गेम खेलते हुए लगभग रोने वाली है और कहती है कि ये स्टेफ है, पिछले राजा की पोती, लेकिन उनकी वसीयत की वजह से उसे बाकी सबकी तरह गेम खेलना पड़ रहा है। हालांकि वो शायद हार जाएगी क्योंकि उसका ओपोनेंट अभी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। सोरा को अचानक हुकर के भरे हुए पर्स की झलक लगती है और वो उसे
गेम के लिए चैलेंज करता है। वो उसे अपने सारे पैसे दांव पर लगाने को कहता है और बदले में वो खुद को और शिरो को दांव पर लगाएगा, उस बूढ़ी औरत को ये कहते हुए कि वो उनके साथ जो चाहे वो कर सकती है। वो औरत शॉक्ड होती है लेकिन शर्तें मान लेती है क्योंकि कम से कम वो शिरो को एप्स्टीन आइलैंड भेज सकती है। रूल्स की कसम खाने के बाद वो कार्ड्स बांटना शुरू करती है और फुल हाउस पाने के लिए चुपके से चीटिंग करती है, लेकिन सोरा उसे हैरान कर देता है रॉयल फ्लश दिखाकर। वो यकीन नहीं कर पाती लेकिन सोरा उसे बताता है कि वो रूल्स के हिसाब से हार गई और उसका पर्स ले लेता है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं, शिरो उसे कहती है कि वो खुली चीटिंग थी और सोरा कहता है कि रूल 8 कहता है कि वो तभी हारते हैं जब वो चीटिंग करते हुए पकड़े जाए, तो जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक सब ठीक है। इसके बाद सोरा इन में एक कमरा बुक करता है जबकि शिरो स्टेफ और उसके ओपोनेंट के बीच का मैच देखती है। वो बता सकती है कि स्टेफ मैच हारने वाली है क्योंकि उसका ओपोनेंट चीटिंग कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कैसे। सोरा कमरे में चारों तरफ देखता है और पाता है कि कुछ हुडिड लड़कियां चमकती आंखों से उन्हें घूर रही हैं। उसे अचानक रियलाइज होता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है और वही वो पर्पल बालों वाली लड़की चीटिंग के लिए यूज कर रही है। जैसे ही स्टेफ अपनी चाल चलने वाली होती है, सोरा उसके पास जाता है और उसके कान में फुसफुसाता है कि उसका ओपोनेंट चीटिंग कर रहा है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। जब वो कमरे में सेटल हो जाते हैं, सोरा उन गैजेट्स और सोलर चार्जर को चेक करता है जो वो अपने साथ लाए थे और सोचता है कि इतना उनकी मदद करने के लिए काफी होना चाहिए। इसके बाद दोनों भाई बहन सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाता है। सोरा देखने जाता है कि कौन है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि वो पिंक बालों वाली प्रिंसेस है जो गैम्बलिंग में सब कुछ हार चुकी है और अब सिर्फ एक टॉवल पहने हुए है सोरा से अंदर आने देने की रिक्वेस्ट कर रही है। एक बार जब वो उसे अंदर आने देता है, स्टेफ उसे ब्लेम करती है कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसका ओपोनेंट कैसे चीटिंग कर रहा था, क्योंकि तब वो जीत सकती थी। हालांकि वो सब कुछ हार गई और अब वो कभी राजा नहीं बन पाएगी। एक सच्चे कैपिटलिस्ट की तरह सोरा उसकी परेशानी में एक मौका देखता है और उसे उकसाना शुरू करता है कि वो बेवकूफ थी और ट्रिक भी फिगर आउट नहीं कर पाई, तो वो अब राजा बनने के लायक नहीं है। वो उसके दादाजी को भी बीच में लाने लगता है, ये कहते हुए कि स्टेफ को ये बेवकूफी उस बूढ़े से मिली होगी जिसने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए गैम्बलिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। स्टेफ गुस्से में है क्योंकि कोई भी उसके दादाजी की बुराई करके बच नहीं सकता। वो सोरा को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसे बदला लेना है तो वो एक गेम खेल सकते हैं। वो उसे कहता है कि वो रॉक पेपर सिजर्स खेलेंगे और फिर डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ पेपर खेलेगा। अगर वो पेपर के अलावा कुछ भी खेलेगा तो वो हार जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा करके उसे हराता है तो मैच ड्रॉ माना जाएगा। कंडीशन समझाने के बाद सोरा वेजर यानी शर्त समझाता है। वो कहता है कि अगर स्टेफ जीती तो वो जो कहेगी वो करेगा और अगर वो जीता तो स्टेफ को जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। टाई होने पर वो उसे एक हिंट देगा और वो उसका एक एहसान मानेगी, अपने पर्स की तरफ इशारा करते हुए। स्टेफ सोचती है कि अगर ड्रॉ हुआ तो वो सिर्फ पैसे चाहता है, इसलिए वो बिना हिचकिचाहट के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वो ओवरथिंक करती है कि उसे क्या चलना चाहिए और एंड में सिजर्स चुनती है, लेकिन सोरा रॉक यूज करता है और उनके सेट किए गए रूल्स के हिसाब से ये एक टाई होता है। स्टेफ उदास हो जाती है लेकिन वो सोरा को कहती है कि वो उसे रहने की जगह देगी। हालांकि वो उसे याद दिलाता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उसे रहने की जगह या पैसे चाहिए, बल्कि सिर्फ ये कि उसे एक एहसान चाहिए। स्टेफ को रियलाइज होता है कि वो फंस गई है और तभी सोरा अपनी असली इच्छा बताता है। वो स्टेफ को कमांड करता है कि वो उससे प्यार करने लगे, जिससे वो और शिरो दोनों हैरान रह जाते हैं। सोरा गर्व से अपना प्लान अपनी बहन को समझाता है, ये कहते हुए कि क्योंकि गेम के रूल्स एब्सोल्यूट हैं, उसे उन्हें मानना ही पड़ेगा और उसके प्यार में पड़ना ही पड़ेगा। एक बार ऐसा हो जाए तो वो उससे कितना भी पैसा ले सकता है। शिरो उसे कहती है कि वो बस ये कह सकता था कि स्टेफ अब उसकी है और उसे बिना किसी इमोशनल बैगेज के वो सब मिल जाता जो वो चाहता था। वो उससे निराश है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स में बह गया और सोरा को अचानक रियलाइज होता है कि पूरी जिंदगी एक इंसेल रहने की वजह से इस डर ने कि उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी उसके दिमाग के रैशनल हिस्से पर कब्जा कर लिया। वो अपना सर दीवार पे पटकने लगता है और फिर शिरो उसे गद्दार कहती है क्योंकि उसने कहा था कि वो ही एक लड़की है जिसे वो अपनी जिंदगी में चाहता था। सोरा तुरंत माफी मांगता है क्योंकि उसका कोई स्वीट होम अलाबामा किंक नहीं है और ना ही वो अपने पीछे FBI लगवाना चाहता है। जब सोरा अपनी बहन से माफी मांगते हुए ट्वर्क कर रहा होता है, स्टेफ नखरे दिखाती है क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि शर्त की वजह से वो इस लूजर के प्यार में पड़ने वाली थी। हालांकि जैसे ही वो सोरा को देखती है, रूल्स की ताकत उसे उसके लिए सुपर अट्रैक्टिव बना देती है और वो उसकी किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाती। शिरो सोरा के साथ अपने रिश्ते में तीसरे पहिए थर्ड व्हील को एक्सेप्ट करने का फैसला करती है और उसे उसकी तरफ लात मारती है ताकि वो वर्जिन होने से ग्रेजुएट हो सके। स्टेफ पैनिक करती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। तभी अचानक सोरा और शिरो दोनों ग्लिच करने लगते हैं। वो अपनी माँ के फेवरेट टॉय की तरह कांपने लगते हैं और एक दूसरे को पुकारने लगते हैं क्योंकि जब वो साथ नहीं होते तो वो नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देते हैं। जब स्टेफ दरवाजा खोलती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ भागते हैं, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाती है। खैर, वो सोरा की क्वेस्ट पूरी करती है और उसे और शिरो को अपने महल में ले जाती है, जहां वो उसे बताते हैं कि वो दूसरी दुनिया से हैं। वो उसे दुनिया और इंसानों की हालत समझाती है। इस दुनिया में 16 इंटेलिजेंट रेसेस हैं, जिसमें पुराने भगवान
जिन्हें टेट ने हराया था, सबसे ताकतवर हैं और इंसान इस ग्रुप में सबसे कमजोर हैं। रैंकिंग उनकी मैजिक यूज करने की क्षमता से डिसाइड होती है और क्योंकि इंसान मैजिक यूज नहीं कर सकते, वो सबसे लास्ट हैं। सिर्फ यही नहीं, एल्किया का किंगडम अकेला इंसानी इलाका है, क्योंकि बाकी सारे किंगडम्स दूसरी रेसेस ने अलग अलग गेम्स के जरिए जीत लिए थे। सोरा रियलाइज करता है कि स्टेफ इसलिए नहीं बता पाई कि कल उसका ओपोनेंट चीटिंग कर रहा था क्योंकि वो मैजिक देख ही नहीं सकती। वो यहाँ अपना काम शुरू करने से पहले इस दुनिया के बारे में और जानने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ की सारी किताबें दूसरी भाषा में है। सोरा कहता है कि उसे भाषा सीखनी पड़ेगी। तभी शिरो उसे बताती है कि उसने सिर्फ एक किताब पढ़कर भाषा सीख ली है। सोरा उसकी तारीफ करता है, उसे जीनियस कहता है और स्टेफ यकीन नहीं कर पाती कि शिरो जैसी लड़की सिर्फ पढ़कर भाषा सीख सकती है। वो सोचती है कि अगर सोरा और शिरो उतने ही स्किल्ड हैं जितना वो दावा करते हैं, तो वो एल्किया और पूरी इंसानियत को बचाने की उम्मीद हो सकते हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि उसके दादाजी ने दूसरी स्पीशीज से जीतने के लिए कई बार अपने इलाके दांव पर लगाए, लेकिन वो हमेशा हार गए और इसलिए हर कोई उन्हें फूलिश किंग कहता है। वो कहती है कि उन्हें इंसानियत के पोटेंशियल पर भरोसा था और हमेशा कहते थे कि वो बिना मैजिक के भी जीत सकते हैं, इसलिए वो रानी बनना चाहती है और उन्हें सही साबित करना चाहती है। हालांकि इसके लिए वक्त नहीं लगता, क्योंकि पर्पल बालों वाली लड़की ने गैम्बलिंग टूर्नामेंट में सारे कंटेस्टेंट्स को हरा दिया है और वो विनर बनने वाली है। जैसे ही वो मिनिस्टर्स के साथ क्राउन रूम की तरफ जा रही होती है, सोरा और बाकी लोग उसे मिलने आते हैं। लड़की जिसका नाम कुरामी है, स्टेफ को टॉन्ट करती है क्योंकि अब वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और उसे कहती है कि अगर उसे चाहिए तो वो अपने कपड़े वापस ले सकती है। फिर वो ड्रेस जमीन पर गिरा देती है और उसे टॉन्ट करते हुए उसके दादाजी को फूलिश किंग कहती है और उससे कहती है कि वो अपने दादाजी जैसी गलतियां ना करे। हालांकि सोरा स्टेफ को बैकअप करने आता है और ड्रेस कुरामी को वापस दे देता है, ये कहते हुए कि वो गेम में जीती थी तो उसे तब तक रखना होगा जब तक वो वापस नहीं ले लेता। कुरामी उस पर ध्यान नहीं देती और क्राउन रूम चली जाती है, लेकिन सोरा स्टेफ और शिरो को अपने पीछे आने को कहता है क्योंकि वो उस घमंडी लड़की से ताज लेने वाले हैं और ये साबित करने वाले हैं कि स्टेफ के दादाजी बेवकूफ नहीं थे। वो कोरोनेशन सेरेमनी में घुस जाता है और कहता है कि उसे कुरामी के नई रानी बनने पर एतराज है। सब शौक रह जाते हैं जैसे ही सोरा ऑल्टर की तरफ बढ़ता है और कुरामी स्टेफ को सोर लूजर कहती है कि उसने अपने नौकर को चैलेंज करने भेजा क्योंकि वो पहले ही हार चुकी है। सोरा कुरामी के टॉन्ट्स का असर स्टेफ पर नहीं होने देता और फिर सबको बताता है कि उन्हें इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दूसरी स्पीशीज की मदद से चीटिंग कर रही थी। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर स्टेफ भीड़ में जाती है और एक लड़की के सर से हुड खींच लेती है, जिससे पता चलता है कि वो असल में एक एल्फ है। सब शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं कि कुरामी गेम्स जीतने के लिए एल्फ की मदद ले रही थी, लेकिन कुरामी ऐसे एक्ट करने का फैसला करती है जैसे वो एल्फ से अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली हो। वो सोरा से कहती है कि अगर उसे लगता है कि एल्फ लड़की उसके सारे मैचेस जीतने की वजह है तो वो उसे कमरे से बाहर भेज सकता है और उसे गेम के लिए चैलेंज कर सकता है। एल्फ वहां से भाग जाती है और फिर कुरामी सोरा से कहती है कि क्योंकि उसे चैलेंज किया गया है, वो डिसाइड करेगी कि वो कौन सा गेम खेलेंगे। वो कहती है कि ये एक ऐसा गेम होगा जहां चीटिंग नामुमकिन है और फिर सोरा से कहती है कि जगह और रूल्स डिसाइड करने के बाद वो उसे बुला लेगी। इसके बाद सोरा स्टेफ को समझाता है कि उन्होंने कुरामी को अंत में मैजिक यूज करते हुए चीटिंग करते हुए पकड़ा था। वो कहता है कि नया राजा चुनने के लिए गैम्बलिंग टूर्नामेंट में उसके अंडरवेयर से ज्यादा प्लॉट होल्स है। वो कहता है कि एल्फ शायद कुरामी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पहले ये उसे रानी बनने में मदद करेगा और फिर वो थ्रोन और किंगडम एल्फ्स को सौंप देगी। इस तरह एल्फ्स बिना उनके राजा को सीधे चैलेंज किए इंसानियत पर कब्जा कर लेंगे। स्टेफ ये सब सुनकर शॉक रह जाती है और कहती है कि क्योंकि सोरा ने उसे चीटिंग के लिए कॉल आउट किया, कुरामी इस बार मैजिक यूज नहीं कर पाएगी। सोरा बस उससे पूछता है कि क्या उसका आईक्यू सिंगल डिजिट है, जो वो ऐसा मानती है क्योंकि कुरामी पक्का मैजिक यूज करेगी, लेकिन वो नहीं जो पकड़ा जा सके। तभी कुरामी उसे गेम साइट पर ले जाने के लिए आती है और कैरेज में वो मान लेती है कि वो एल्फ्स के साथ काम कर रही है। हालांकि वो कहती है कि वो ये सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए कर रही है, क्योंकि शांति से रहने की उनके पास एक ही उम्मीद है कि वो किसी स्ट्रॉन्गर रेस की प्रोटेक्शन में रहें। वो सोरा को बड़ी पिक्चर देखने को कहती है और सरेंडर करने को कहती है, लेकिन सोरा और शिरू अचानक अपने जोजो पोजेस निकालते हैं और कहते हैं कि वो ऐसी खोखली धमकियों से नहीं डरते हैं। कुरामी उनसे निराश होती है और कहती है कि वो उन्हें गेम में कुचल देगी। वो उन्हें एक कासल में ले जाती है जहां उसने गेम तैयार किया है। ये हैरी पॉटर वाला लाइफ साइज चेस गेम है और कुरामी कहती है कि चेस पीसेस की अपनी मर्जी है, तो बस उन्हें कमांड करना उन्हें मूव करने के लिए काफी होगा। शिरो कहती है कि चेस खेलना बच्चे से कैंडी लेना जैसा है, लेकिन सोरा अचानक कुरामी को बताता है कि वो और उसकी बहन एक प्लेयर की तरह खेलेंगे, तो वो मिड गेम स्विच करेंगे।
कुरामी सोचती है कि वो क्रिक कभी नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंटली उसे जो चाहे वो करने को कहती है, जबकि उसका एल्फ पार्टनर उन्हें मैजिक पूल के जरिए देख रहा होता है। गेम शिरो के व्हाइट पीसेस कंट्रोल करने से शुरू होता है, लेकिन कुरामी के पीसेस चेस के रूल्स तोड़कर मूव करने लगते हैं। सोरा रियलाइज करता है कि क्योंकि पीसेस सेंटिएंट यानी सोचने समझने वाले हैं, तो वो ऐसे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे जिससे उनकी मौत हो जाए। इस वजह से शिरो कोई सैक्रिफाइस प्ले नहीं कर सकती और वो पीछे हटती रहती है। वो इस वजह से नर्वस हो जाती है और पीसेस सिंपल कमांड सुनना भी बंद कर देते हैं। शिरो रोने लगती है क्योंकि वो हार गई, लेकिन फिर सोरा गेम की कमांड लेने से पहले उसे कसकर गले लगाता है। वो अचानक अपने ट्रूप्स पर चिल्लाता है कि वो अटेंशन में आ जाएं और उन्हें बताता है कि इस जंग को जीतने के लिए उन्हें सीरियस रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो सारे सर्वाइवर्स को उनका पर्सनल हैरम और पूरी जिंदगी के लिए बिना टैक्स के फुल पेंशन देने का वादा करता है। पीसेस अचानक जोश में आ जाते हैं और वो सब एक साथ बैटलफील्ड में कूद पड़ते हैं। सोरा शिरो को बताता है कि ये चेस नहीं बल्कि असली जंग है और उन्हें इसे वैसे ही खेलना होगा। वो अपने पीसेस को अनरीजनेबल मूव्स करने का ऑर्डर देता है और यहाँ तक कि किंग को फ्रंट लाइंस पर लड़ने भेज देता है। कुरामी उसे रुकने को कहती है क्योंकि ये उसका चांस है, लेकिन सोरा उसे कहता है कि सिर्फ एक इडियट ही जंग में अपने दुश्मन को मूव करने का मौका देता है। डेस्परेट कुरामी अपने पॉन्स को किंग के चारों तरफ दीवार बनाने को कहती है और फिर वो अपने पंचेस होल्ड न करने का फैसला करती है। वो अपने किंग को भी बैटल जोन में आने को कहती है और जैसे ही वो ऐसा करता है, ब्लैक पॉन्स का मोराल बढ़ जाता है। व्हाइट पीसेस जो उन पर हमला करते हैं वो अपना रंग बदल लेते हैं और अपने 50% राइट्स खो देते हैं। और सोरा पैनिक करता है ये रियलाइज करके कि कुरामी उसके पीसेस को ब्रेन वॉश करने के लिए एल्विन मैजिक यूज कर रही है। वो अपने पीसेस को पीछे हटने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कुरामी को बोर्ड का पूरा कंट्रोल मिल चुका है। उसकी क्वीन सोरा के किंग को डिस्ट्रॉय करने वाली है और जीतने का कोई और रास्ता न देखकर सोरा खुद चेस बोर्ड में कूद जाता है अटैकिंग क्वीन को रोकने के लिए। वो अचानक डेटिंग सिमुलेशन गेम्स खेलने के अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ उसे इंप्रेस करना शुरू कर देता है। वो उसे खूबसूरत और दयालु कहता है और उसे अपने टायरेंट पति को उसके लिए छोड़ने को कहता है। वो उसे कहता है कि उसका किंग एक क्रूर आदमी है जो लोगों को गुलाम बनाने के लिए ब्रेन वॉशिंग मैजिक यूज करता है और उन्हें टूल्स की तरह यूज करता है और उसे उससे बेहतर होना चाहिए। क्वीन उसकी बातों से पिघल जाती है और वो अचानक व्हाइट हो जाती है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। सोरा बालकनी पर वापस आता है, लेकिन इस सफलता के बाद भी नर्वस है क्योंकि जो मूव उसने अभी चला वो एक गैम्बल था और वो नहीं जानता कि वो आगे काम करेगा या नहीं। वो टूटने ही वाला होता है, लेकिन तभी शिरो उसका हाथ पकड़ती है और उनकी आर्मी की कमांड शेयर करने का फैसला करती है। वो कुरामी की कुछ फोटो खींचती है जो डर जाती है क्योंकि सोरा और शिरो उसे एक्सपोज करने के लिए स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। वो अपने नाइट को कन्वर्टेड क्वीन पर हमला करने को कहती है, लेकिन नाइट ऐसा करने में असमर्थ है और वो साइड बदलने से पहले रो पड़ता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है सिवाय सोरा और शिरो के, जो रियलाइज करते हैं कि अब वो बिना लड़े इस जंग को जीत सकते हैं। वो अचानक क्वीन को मैनिपुलेट करना शुरू करता है, ये कहते हुए कि उसका किंग पागल हो गया है जो अपने ट्रूप्स को उस पर हमला करने का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन वो उस क्वीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसे वो प्यार करते हैं। वो एक दो आंसू बहाता है जब वो क्वीन को उस टायरेंट किंग को हराकर अपने लोगों को बचाने के लिए कहता है और वो अचानक लाल हो जाती है और धीरे धीरे ब्लैक ट्रूप्स भी लाल होने लगते हैं। स्टेफ समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन सोरा उसे बताता है कि ये एक बगावत है और ऐसे वो बिना लड़े जंग जीतते हैं। उसकी बातें स्टेफ को उसके लेट दादाजी की याद दिलाती हैं, जो हमेशा यही कहा करते थे। उन्होंने कहा था कि अगले राजा को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो बिना लड़े जंग जीत सके और उसे ये रियलाइज करना चाहिए कि इंसान अपने तरीके से स्ट्रांग हो सकते हैं क्योंकि वो रेसेस में सबसे कमजोर हैं। वो सोरा को हैरानी से देखती है जैसे ही वो व्हाइट पीसेस को रेड क्वीन की मदद करने का कमांड देता है। उनकी कंबाइंड फोर्सेस कुरामी के पीसेस को कॉर्नर कर देती है और सोरा उसे सरेंडर करने को कहता है। हालांकि कुरामी सोचती है कि सोरा किसी और रेस की मदद ले रहा है और अगर वो उसे जीतने देगा तो वो इंसानियत को बेच देगा, इसलिए वो पागल हो जाती है और अपने ट्रूप्स को वापस लड़ने और गद्दार क्वीन को मारने का कमांड देती है। ब्लैक सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और शिरो सोचती है कि वो अब नहीं जीत सकते, लेकिन तभी अचानक ब्लैक किंग बिखर जाता है और मर जाता है। सोरा समझाता है कि असली जंग की तरह किंग्स को उनके अपने ही सब्जेक्ट्स के द्वारा जहर दिया जा सकता है जो बैटलफील्ड पर भी नहीं है, और वही है जिसने अभी उनके दुश्मन किंग को मारा है। कुरामी अपने घुटनों पर गिर जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाती कि वो एक रैंडम बकवास से हार गई, और सोरा सोचता है कि वो सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहां वॉरफेयर बहुत कॉमन है। फिर वो स्टेफ की ड्रेस उसके कंधे पर रखता है और उसे कहता है कि वो उसके दादाजी को सही साबित करेंगे और दुनिया को इंसानों का असली पोटेंशियल दिखाएंगे। स्टेफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे ही वो उसे थैंक यू कहती है, और फिर कुरामी भी वहां आती है और सोरा से पूछती है कि वो किस रेस की मदद ले रहा है। सोरा जवाब देता है कि सिर्फ वो और शिरो थे जिन्होंने उसे हराया, और कुरामी उस पर यकीन करने से मना कर देती है। सोरा उसे कहता है कि एल्व्स के नीचे रहने का आइडिया बुरा नहीं था, और फिर उसका घूंघट हटा देता है और उसे कहता है कि उसने उसका विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो इंसानियत की ताकत को कम कर रही थी। ये सुनकर कुरामी अचानक बच्चे की तरह रोने लगती है और कहती है कि वो कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही थी और उसने एल्व्स से मदद लेने के लिए बहुत मेहनत की थी।
ये देखकर सोरा पैनिक करता है और फिर शिरो उसे टॉन्ट करती है, ये कहते हुए कि उसने एक लड़की को रुला दिया, भले ही वो वर्जिन है। खैर, उस गेम को जीतने के बाद सोरा राजा बनने का हक कमा लेता है, लेकिन वो बूढ़े मिनिस्टर को कहता है कि क्योंकि वो और शिरो साथ जीते, उन दोनों को राजा बनना चाहिए। मिनिस्टर कहता है कि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता और सोरा कहता है कि तो वो राजा बनेगा। हालांकि शिरो इस पर ऑब्जेक्ट करती है, ये कहते हुए कि अगर सोरा राजा बना तो वो हरम बनाएगा और वो इसकी इजाजत नहीं देगी। तो वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन अगला राजा बनेगा, और बिना रुके 3 दिन तक कार्ड्स खेलने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि रूल में ये कभी नहीं लिखा था कि सिर्फ एक ही राजा होना चाहिए। वो दोनों राजा और रानी का ताज पहनते हैं और फिर स्टेफ को उनके फेटिशेस पूरे करने के लिए एक स्किम्पी मेड आउटफिट पहनाते हैं। वो तुरंत गेम्स खेलने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन स्टेफ उन्हें रोकती है और कहती है कि उन्हें काम पर लगना होगा क्योंकि उसने रूमर सुने हैं कि मिनिस्टर्स चुपके से दूसरी रेसेस के साथ डील कर रहे हैं। सोरा के पास इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है और वो सारे मिनिस्टर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें रॉक पेपर सिजर्स के गेम के लिए चैलेंज करता है, इस शर्त के साथ कि लूजर रिपोर्ट्स बनाते वक्त झूठ नहीं बोल सकता। उन्हें सारे मिनिस्टर्स से रिपोर्ट्स मिलती हैं और वो उन्हें इकोनॉमी सुधारने के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर और कैपिटलिज्म के बारे में सिखाते हैं। उसके बाद वो एल्किया के लोगों को उनके नए राजा के रूप में संबोधित करने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इंसानियत हमेशा इस दुनिया में हारने वाली साइड पर रही है क्योंकि वो कमजोर हैं और उनके पास कोई मैजिक नहीं है। हालांकि हिंसा बैन होने से पहले वो इस दुनिया की किसी भी दूसरी रेस के बराबर थे और पूरे कॉन्टिनेंट पर उनका कंट्रोल था। सोरा कहता है कि ये इसलिए नहीं था कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज है जो हिंसा में स्पेशलाइज करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को पॉलिश किया जबकि दूसरी स्पीशीज ने अपनी ताकत को पॉलिश किया। उस इंटेलिजेंस ने उन्हें सरवाइव करने और थ्राइव करने में मदद की, लेकिन टेट ने वॉर बैन करने के बाद स्ट्रॉन्गर स्पीशीज ने भी अपनी विजडम पर काम करना शुरू कर दिया और क्योंकि इंसान अब उस पर मोनोपोली नहीं रखते थे, वो बार बार हारते गए। ये सुनकर लोग अपने सर झुका लेते हैं, लेकिन फिर सोरा कहता है कि इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो गर्व से डिक्लेयर करता है कि इंसान स्पीशीज में सबसे कमजोर हैं और क्योंकि वो बिना कुछ लिए पैदा हुए हैं, उनके पास कुछ भी बनने का पोटेंशियल है। सोरा और शिरो इंसानियत के राजा बनने की कसम खाते हैं और अचानक रेस पीस, जो एक रेस की रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी को दर्शाता है, उनके सामने आ जाता है। सोरा कसम खाता है कि वो कमजोरों की तरह लड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग रेसेस को भी हरा देंगे। पब्लिक उनके लिए चीयर करने लगती है और जैसे ही सोरा रेस पीस पकड़ता है, वो दुनिया की बाकी सारी रेसेस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है, ये कहते हुए कि वो सारा टेरिटरी वापस लेंगे जो उन्होंने खोया है। ये सुनकर स्टेफ पैनिक करती है और वो सोरा से शिकायत करने जाती है कि उसने पूरी दुनिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, लेकिन वो उसे अपना दिमाग थोड़ा और यूज करने को कहता है। वो समझाता है कि क्योंकि उन्होंने कुरामी को हराया, जिसे एल्व्स का सपोर्ट था, दूसरी रेसेस सोचेंगी कि उनके पास और भी पावरफुल एलाइज का सपोर्ट है और जब तक वो पता नहीं लगाते कि वो कौन है, कोई उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद सोरा और शिरो रॉयल चेंबर जाते हैं और दूसरी रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, खासकर एंजेलिक बीइंग्स के बारे में जिन्हें फ्लूगल कहा जाता है, जो बेसिकली लाइब्रेरियंस हैं और बहुत लंबा जीते हैं। सोरा सोचता है कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर उन्हें एक अपनी साइड मिल जाए। तभी अचानक उनके आसपास सब कुछ वक्त में जम जाता है और टेट अपनी अपीयरेंस देता है। वो उन्हें टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाता है और पूछता है कि वो उसकी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। सोरा कहता है कि ऑड्स ओवरवेलमिंग तरीके से उनके खिलाफ हैं और ये सबसे अच्छी चीज है जो एक हार्डकोर गेमर मांग सकता है। टेट ये सुन के खुश होता है और फिर सोरा उससे पूछता है कि क्या सारी 16 रेसेस के रेस पीसेस जीतने से उन्हें टेट को ट्रू गॉड के टाइटल के लिए चैलेंज करने का टिकट मिलेगा। वो हाँ कहता है और फिर सोरा उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें इस दुनिया में इसलिए लाया क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार उनसे हारा था और वो इसके साथ जी नहीं पा रहा था। टेट मुस्कुराता है और हाँ कहता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें तब तक क्विट नहीं करने देगा जब तक वो आगे हैं और अगली बार जब वो खेलेंगे तो स्कोर्स बराबर करेगा। वो इसके साथ उड़ जाता है और दुनिया अचानक नॉर्मल हो जाती है। कोइंसिडेंटली स्टेफ तब मूव कर पा रही थी जब वक्त जम गया था और उसने टेट को सोरा और शीरो से बात करते हुए और ये कहते हुए सुना कि वो गेम हार गया। वो घबरा जाती है और सोरा से पूछती है कि वो क्या था, लेकिन वो उसे कहता है कि पहले उन्हें छत से नीचे उतारो। जल्द ही उसके बाद सोरा सारा शाही काम स्टेफ को दे देता है और शीरो के साथ गेम्स खेलने में बिजी हो जाता है। स्टेफ इससे तंग आ चुकी है और वो उस छोटे कमरे में घुसने का फैसला करती है जो भाई बहन ने शांति से गेम्स खेलने के लिए रेंट पर लिया है। वो कॉकरोचेस की तरह इधर उधर भागते हैं जैसे उन पर बग किलिंग स्प्रे मारा गया हो। जब सूरज की रोशनी उनकी नींद खराब करती है और स्टेफ उन्हें वापस काम पर लगने को कहती है। सोरा और शीरो डिक्लेयर करते हैं कि टीम ब्लैंक कभी कोई काम नहीं करती, चाहे दुनिया कोई भी हो, और स्टेफ सोरा को गेम के लिए चैलेंज करने का फैसला करती है। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसे गेम डिसाइड करने देता है, पर उससे पहले वो पूछता है कि दांव पर क्या लगा है। स्टेफ कहती है कि अगर वो जीती तो सोरा को एक डिसेंट इंसान बनना पड़ेगा और वो घबरा जाता है ये सोचकर कि 10 रूल्स एब्सोल्यूट हैं और अगर वो सच में हार गया तो उसे मजबूरन एक डिसेंट इंसान बनना पड़ेगा। हालांकि स्टेफ ने जो गेम चुना वो ब्लैक जैक है और सोरा अब उसके खिलाफ खेलने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। स्टेफ उसे भाव खाने देती है क्योंकि वो पिछले 1 महीने से चीट शफल की प्रैक्टिस कर रही थी और उसका यूज करके वो लगातार गेम्स जीती जाती है। सोरा इससे जरा भी परेशान नहीं होता और
लास्ट राउंड में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और वो सारे चिप्स जीत जाता है जो स्टेफ के पास थे। वो पूरी तरह टूट जाती है कि वो हार गई और पूछती है कि वो कैसे हार सकती है। सोरा उसे बताता है कि वो आंखें बंद करके भी उसकी चीटिंग देख सकता था, पर इसने सिर्फ उसकी मदद की क्योंकि इससे उसके लिए कार्ड्स काउंट करना और जीतने का सही पॉइंट ढूंढना आसान हो गया। स्टेफ निराश हो जाती है और वो कुछ काम करने के लिए जाने लगती है क्योंकि जो सुधार की पॉलिसीज सोरा और शिरो ने लगाई हैं उनका कुछ नोबल्स विरोध कर रहे हैं और उसे उनसे निपटना है। सोरा इस बार उसकी मदद करने का फैसला करता है और वो महल में जाता है और नोबल्स को जल्दी ही हरा देता है। उनका टाइटल और उनकी दौलत का आखिरी हिस्सा भी छीन लेता है। वो बिना कपड़ों के ही भाग जाते हैं और स्टेफ कहती है कि सोरा का तरीका कितना भद्दा था। वो आ भरते हुए कहती है कि उसने विरोध को शांति से कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो अपना डिप्लोमेट वाला तरीका समझाती है जिससे शिरो और सोरा हैरानी में जम जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि स्टेफ उनके 90s वर्जन की साकुरा नहीं है। वो उन्हें कहती है कि उसे कम आंकना बंद करें क्योंकि उसने अपनी एकेडमी में टॉप किया था और उसके बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल दोस्त हैं। और ये बात सोरा और शिरो को वहां लगती है जहां दर्द होता है क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए और उनके कोई दोस्त भी नहीं है। वो अब स्टेफ से सच में जलने लगते हैं और अभी गेम जीतने के इनाम के तौर पर वो उसे एक फरी की तरह कपड़े पहनाते हैं और मार्केट में वॉक पर ले जाते हैं। सोरा और शिरो लोगों को देखकर उससे ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। भले ही पूंछ और नकली कान उसने पहने हुए हैं, लोग उन्हें देखकर सावधान लग रहे हैं और स्टेफ कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि वो एक वॉर बीस्ट जैसी लग रही है जो मैजिक के हिसाब से 14th रेस है पर उनका किंगडम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। सोरा ये सुनकर हैरान रह जाता है और क्यूट फरी लड़कियों को देखने का उसका फेटिश जाग जाता है। वो ऐलान करता है कि वो सबसे पहले वॉर बीस्ट्स के देश को जीतेंगे और स्टेफ उसे बेवकूफ बनने से रोकने को कहती है। खैर सोरा और शिरो मार्केट में कुछ ढूंढने निकल जाते हैं और स्टेफ को एक असली कुत्ते की तरह खंबे से बंधा हुआ छोड़ देते हैं। वो जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेती है और सोरा को फिर से गेम के लिए चैलेंज करती है, ये कहते हुए कि अगर वो हारा तो वो उसे एक पूरा आदमी बना देगी। सोरा तुरंत हारने के लिए तैयार हो जाता है पर उसकी जगह शिरो चैलेंज ले लेती है। स्टेफ अगले सड़क पार करने वाले लोगों के जेंडर पर शर्त लगाती है और शिरो एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स का यूज करके आसानी से जीत जाती है। वो स्टेफ का अंडरवेयर ले लेती है और उसे टोपी की तरह पहन लेती है पर स्टेफ अभी हार मानने को तैयार नहीं है। वो भाई बहन को बार बार चैलेंज करती है और हर बार हार जाती है। आखिरकार वो मुश्किल से एक एप्रन पहने हुए होती है पर ये औरत एक एग्जीबिशनिस्ट है और वो सोरा को फिर चैलेंज करती है। वो शर्त लगाती है कि पास की छत पर बैठे कबूतर 30 सेकंड में उड़ जाएंगे पर सोरा उससे कहता है कि इसे 3 कर लो और फिर उन पर एक पत्थर फेंकता है जिससे वो सब उड़ जाते हैं। स्टेफ अब दिमागी तौर पर हार चुकी है और पूछती है कि वो किस्मत वाले गेम्स भी क्यों नहीं जीत सकती। सोरा उसे बताता है कि लक जैसी कोई चीज नहीं होती और इन्फॉर्मेशन किसी भी गेम का पासा पलट सकती है। हालांकि यही बात उन्हें अभी परेशान कर रही है क्योंकि उनके पास फरीज के किंगडम पर हमला करने के लिए काफी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कहता है कि उन्हें सिर्फ ये पता चला है कि वॉर बीस्ट्स के पास ताकतवर शरीर, तेज इंद्रियां और एक सिक्स्थ सेंस होती है जो उन्हें दिमाग पढ़ने देती है और महल की किसी भी किताब में उनकी किसी कमजोरी का जिक्र नहीं है। शहर में कोई लाइब्रेरी भी नहीं है और उनका यहाँ आना बेकार गया। स्टेफ को अचानक एहसास होता है कि सोरा और शिरो इस पूरे टाइम दूसरी रेसेस के खिलाफ जीतने के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद को कोसती है कि उसने उनकी तरह नहीं सोचा पर फिर सोरा और शिरो उनकी गैर हाजिरी में किंगडम को संभालने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। अचानक एक बड़ी सी चीज की परछाई पूरे शहर को ढक लेती है और सब ऊपर देखते हैं तो एक उड़ती हुई चीज नजर आती है। सोरा और शिरो उसे देखकर दंग रह जाते हैं और स्टेफ बताती है कि ये फैंटास्मा का शहर है जो सभी रेसेस में दूसरे नंबर पर है और फ्लूगल नाम के जीव उनके बीच रहते हैं क्योंकि उन्हें फैंटास्मा ने बनाया था। सोरा उनसे लड़ने के लिए उतावला हो जाता है और विश करता है कि काश उनके पास फ्लूगल जैसे एंजेलिक बींग्स की नॉलेज होती। स्टेफ अचानक उसे बताती है कि शहर से ज्यादा दूर एक फ्लूगल नहीं है। वो बताती है कि वो पंखों वाली औरत एक दिन लाइब्रेरी आई थी और उसके दादा को चैलेंज किया था जिन्होंने लाइब्रेरी दांव पर लगाई और हार गए। सोरा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि उसके बेवकूफ दादा ने इंसानियत की आखिरी उम्मीद दांव पर लगा दी और लाइब्रेरी जाते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। वो शाम को वहां पहुंचते हैं और स्टेफ उसे चेतावनी देती है कि फ्लूगल एक आर्टिफिशियल रेस है जिन्हें प्राचीन युद्ध में भगवानों को मारने के लिए बनाया गया था। सोरा उसे देखने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है और जैसे ही वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है वो अंदर से उसकी भव्यता देखकर दंग रह जाता है। अचानक वो पंखों वाली औरत जिसे वो ढूंढ रहे थे ऊपर से नीचे उतरती है और सोरा तुरंत समझ जाता है कि वो खतरा है। औरत अपना परिचय जिब्रिल के रूप में देती है और सोरा और शिरो से पूछती है कि वो इंसानियत के नए राजाओं के लिए क्या कर सकती है। सोरा काम की बात पर आता है और कहता है कि उसे लाइब्रेरी चाहिए और वो पूछती है कि क्या वो उसे गेम के लिए चैलेंज कर रहा है। वो उसे बताती है कि 10 रूल्स लागू होने से पहले फ्लूगल उन ड्रैगन्स और गॉड्स के सर इकट्ठा करते थे जिन्हें वो हराते थे पर अब वो सिर्फ किताबें इकट्ठा करते हैं। वो कहती है कि उनकी लाइब्रेरीज उनके लिए उनकी जान से ज्यादा कीमती है और सोरा से पूछती है कि वो बदले में क्या दांव पर लगा सकता है। सोरा कहता है कि वो दूसरी दुनिया से 40,000 किताबें दांव पर लगाएगा और जिब्रिल इस लालच भरे ऑफर पर शिरो के चेहरे पर चाय थूक देती है। सोरा उसे अपना टैबलेट दिखाता है जिसमें वो सारी किताबें हैं जो उसने क्विज गेम्स में मदद के लिए डाउनलोड की थी और जिब्रिल उसे देखकर लार टपकाने लगती है। हालांकि वो ये मानने से मना करती है कि वो दूसरी दुनिया से है और दूसरी दुनिया से जीवों को बुलाने के
के लिए इतनी भारी मैजिक की जरूरत होती है जो पुराने गॉड्स भी नहीं कर सकते। अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो कहती है कि उसे बॉडी चेक करना पड़ेगा और सोरा तुरंत मान जाता है, ये कहते हुए कि बदले में उसे भी अपनी खास जगह छूने देनी होगी। जिब्रिल को इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर सोरा की खुशी तब गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि फ्लुगल्स अपने पंखों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। खैर, वो सिर्फ उसके पंख रगड़कर उसका मैजिक ओवरफ्लो करवा देता है और फिर जिब्रिल उसका सीना चेक करती है, ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर कोई मैजिक या स्पिरिट सर्किट्स हैं। वो निष्कर्ष निकालती है कि उसके पास वो स्पिरिट सर्किट्स नहीं है जो इस दुनिया के सभी जीवों में होते हैं, जिसका मतलब है कि वो कुछ अल्कुल अनजान है और उसे अनजान चीजें पसंद है। वो मान लेती है कि सोरा और शिरो इस दुनिया से नहीं है और उनका चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाती है। जिब्रिल कहती है कि उसकी लाइब्रेरी उनकी 40,000 किताबों के बराबर नहीं है, इसलिए वो गेम में अपना सब कुछ दांव पर लगाती है। सोरा ये सुनकर खुश हो जाता है और वो खुशी से उसका दांव स्वीकार कर लेता है। जिब्रिल फिर सबको लाइब्रेरी के बेसमेंट में ले जाती है और वो गेम समझाती है जो वो खेलेंगे। ये शिरीटोरी नाम का गेम है जिसमें प्लेयर्स को एक ऐसा शब्द बोलना होता है जो पिछले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू होता है। वो शब्द रिपीट नहीं कर सकते और 30 सेकंड के अंदर कुछ ना बोल पाना हार माना जाएगा। हालांकि गेम इससे ज्यादा इंटेंस होने वाला है। जिब्रिल कहती है कि वो मटीरियलाइजेशन शिरीटोरी खेलेंगे। अगर वो किसी ऐसी चीज का नाम लेते हैं जो कमरे में मौजूद है तो वो गायब हो जाएगी, और अगर वो किसी ऐसी चीज का नाम लेते हैं जो मौजूद नहीं है तो वो प्रकट हो जाएगी। पोल्स अलाउड नहीं है और एक बार गेम खत्म होने पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोरा और शिरो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और जिब्रिल उन्हें मरने के लिए तैयार होने को कहती है। वो उन्हें पहले जाने का मौका देती है और सोरा तुरंत उन पर एक हाइड्रोजन बॉम्ब समन कर देता है। किस्मत से जिब्रिल सबको नष्ट होने से बचाने के लिए हाईएस्ट लेवल सीलिंग स्पेल का यूज करती है। वो सोरा से कहती है कि वो उसे इतनी जल्दी गेम नहीं जीतने देगी और वो एक एक करके चीजें लाते रहते हैं और हटाते रहते हैं, जिसमें लड़कियों के कपड़े भी शामिल हैं। वो पूरी रात गेम खेलते हैं और सोरा चुपके से प्लैनेट का मैंटल और क्रस्ट हटा देता है, जबकि जिब्रिल नॉर्मल चालें चल रही होती है। फिर वो आखिरकार गेम खत्म करने का फैसला करता है और अगला शब्द लिथोस्फीयर बोलने से पहले लाइब्रेरी के टॉप पर भाग जाता है, जिससे प्लैनेट के कोर और सरफेस के बीच का हिस्सा पूरी तरह मिट जाता है। सब उसमें गिरने लगते हैं और जिब्रिल काउंटर अटैक करते हुए उनके शरीर से कुछ नोड्स हटा देती है और फिर सोरा हवा से ऑक्सीजन हटा देता है। जिब्रिल सांस नहीं ले पाती तो उसे लगता है कि हवा गायब हो गई है और वो अपने अगले शब्द के रूप में एयर बोलती है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ऑक्सीजन असल में क्या होता है। हालांकि इससे हवा गायब हो जाती है और वो अभी भी सांस नहीं ले पाती। दूसरी ओर सोरा और शिरो अपने मुंह के जरिए अपने शरीर में हवा सर्कुलेट करते हैं और अपने आखिरी शब्द के लिए एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिससे उनके आसपास सब कुछ वापस आ जाता है। जिब्रिल अभी भी लड़ने की कोशिश करती है, पर वैक्यूम की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। हालांकि वो अपना मैजिक यूज करके एक शब्द लिखती है और अपना राउंड पूरा करती है। खैर, सोरा के पास उसके लिए कुछ था, क्योंकि उसने कागज पर कूलॉम्स फोर्स लिखा हुआ था। कूलॉम्स फोर्स को अकेली चीज है जो एटम्स को टकराने से रोकती है, और जब वो गायब हो जाएगा तो सब कुछ एक पॉइंट पर सिमट जाएगा और इतनी ताकत से एक्सप्लोड होगा कि पूरा सोलर सिस्टम गायब हो जाएगा। जिब्रिल को एहसास होता है कि एक्सप्लोजन की वजह से वो पहले मरेगी और इसका मतलब उसकी हार होगी। उसे एहसास होता है कि सोरा चेस खेल रहा था जबकि वो चेकर्स खेल रही थी और अपनी हार मान लेती है। जल्द ही एक्सप्लोजन ब्रह्मांड को तबाह कर देता है और जैसे ही जिब्रिल हारती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। स्टेफ शिकायत करने लगती है कि सोरा ने उसे मॉन्स्टर्स के लिए चारे के तौर पर यूज किया और फिर आखिर में उसे मार दिया, पर वो उसका सर थपथपाता है ये कहते हुए कि वो उसकी मदद के बिना नहीं जीत पाते। तभी जिब्रिल उनके सामने प्रकट होती है और सोरा को बताती है कि जो कुछ भी उसका है वो अब उसका सोरा का है। वो उससे कहता है कि वो लाइब्रेरी रख सकती है क्योंकि वो बस एक बार किताबें पढ़ना चाहते हैं, और ऊपर से वो कहता है कि वो उनके टैबलेट पर भी किताबें पढ़ सकती है। वो खुलासा करता है कि वो टेड था जिसने उन्हें इस दुनिया में बुलाया था और वो उसे गेम में हराने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए वो रिस्की चालें चलने में हिचकिचाएंगे नहीं। जिब्रिल को अचानक उसमें महानता दिखती है और वो उसके सामने घुटने टेकती है, कसम खाती है कि वो अपनी पूरी ताकत से उसकी सेवा करेगी ताकि वो इस दुनिया में सबको हरा सके। सोरा फिर जिब्रिल को महल में ले जाता है और उसे फरी लड़कियों के किंगडम के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। जिब्रिल उसे बताती है कि वॉर बीस्ट्स सालों तक अलग अलग क्लैंस में बटे हुए थे और वो लगातार लड़ते रहते थे जब तक कि मीको नाम की एक श्राइन प्रीस्टेस ने सिर्फ आधी सदी में युद्ध खत्म नहीं कर दिया और सारे वॉर बीस्ट क्लैंस को एक करके आसपास के सबसे ताकतवर देशों में से एक नहीं बना दिया। सोरा को इस हिस्से से कोई मतलब नहीं है और वो जिब्रिल से पूछता है कि वो उनके खिलाफ कैसे जीते ताकि वो सारे फरीज को जीत सके, पर वो उसे बताती है कि वो इसमें उसकी मदद नहीं कर सकती। उसने एक बार वॉर बीस्ट फेडरेशन को चैलेंज किया था पर वो हार गई थी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि एडवांस्ड मैजिक वाले एल्व्स भी वॉर बीस्ट से 4 बार हार चुके हैं। चीजें और खराब करने के लिए वॉर बीस्ट्स ने हारने वाले लोगों की यादें मिटाने की शर्त रखी ताकि उनके गेम्स की डिटेल्स कभी लीक ना हो सके।
सोरा अचानक सोचने लगता है कि अगर चीजें इतनी खराब हैं तो बाकी रेसेस वॉर बीस्ट्स को चैलेंज करके उन्हें और टेरिटरी क्यों देते हैं। जिब्रिल कहती है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ एक देश ने वॉर बीस्ट्स को चैलेंज किया है, और ये सुनकर स्टेफ कमरे से खिसकने की कोशिश करती है। सोरा उससे पूछता है कि किस देश ने ये करने की बेवकूफ़ी की, और जिब्रिल कहती है कि वो उसे ये पर्सनली दिखाएगी। वो सबको उसे कस के पकड़ने को कहती है और फिर मैजिक यूज करके उन्हें कैपिटल से दूर टेलीपोर्ट कर देती है। वो वीराने के बीच में एक बड़ा सा टावर देखते हैं और स्टेफ शर्माते हुए कहती है कि ये कभी उनका महल हुआ करता था, पर फिर वॉर बीस्ट्स ने इसे जीत लिया और टावर को अपनी एम्बेसी बना लिया। सोरा और शिरो को एहसास होता है कि वो स्टेफ का बेवकूफ दादा था जिसने वॉर बीस्ट्स को चैलेंज किया और इंसानियत की आधी टेरिटरी हार गया। जब वो लाइब्रेरी वापस आते हैं, सोरा निराशा में होता है और कहता है कि स्टेफ का दादा सच में एक बेवकूफ था जिसने वॉर बीस्ट्स को चैलेंज किया, ये सोचकर कि वो एक दिन लकी होगा और उनसे जीत जाएगा। स्टेफ अचानक रोने लगती है और सोरा को उसके दादा की बेइज्जती ना करने को कहती है और भाग जाती है। जब वो उस रिबन को देख रही होती है जो वो हमेशा पहनती है, तो उसे उसमें एक चाबी मिलती है जिसके बारे में उसके दादा ने एक बार बताया था। उन्होंने उसे उम्मीद की चाबी कहा था और उसे ये किसी ऐसे शख्स को देने को कहा था जिस पर वो इंसानियत के भविष्य के लिए भरोसा कर सके। वो कहती है कि वो इसे सोरा को नहीं देगी क्योंकि वो उसके दादा की इज्जत नहीं करता। तभी जिब्रिल उसके पीछे दीवार से निकलती है जिससे वो डर जाती है। वो स्टेफ से कहती है कि उसे सोरा और उसके बीच का मसला सुलझाने के लिए तुरंत लाइब्रेरी वापस जाना चाहिए, और वो अनमने बैंक से वहां जाती है। जब वो दीवार के पीछे छुपती है, वो सोरा को कहते हुए सुनती है कि कोई भी समझदार आदमी किसी ऐसे दुश्मन को 8 बार लगातार चैलेंज नहीं करेगा जिससे वो हरा नहीं सकता। वो उन जगहों को मार्क करना शुरू करता है जो स्टेफ के दादा ने दाव पर लगाई थी, और कहता है कि सिर्फ आखिरी किला जो उन्होंने दाव पर लगाया था वो किसी काम का था। वो कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि स्टेफ के दादा के पास जरूर कोई प्लान रहा होगा, पर वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि वो क्या है। उसे अचानक एहसास होता है कि बूढ़े राजा ने वॉर बीस्ट्स को चैलेंज करना एक टाइम के बाद बंद कर दिया क्योंकि उन्हें वो मिल गए जो वो चाहते थे, और उसे लगता है कि ये उन्हें उनके खिलाफ जीतने में मदद कर सकता है। जिब्रिल उससे पूछती है कि वो इंसानियत को इतना ऊंचा दर्जा देने के लिए इतना दृढ़ क्यों है, और सोरा कहता है कि वो नहीं है। वो कहता है कि बस इंसान बेकार हैं और वो बिना किसी खास काबिलियत के लूजर्स हैं, और वो भी उसमें शामिल है। स्टेफ को इससे चोट पहुंचती है और वो वहां से जाने लगती है, पर सोरा कहता है कि ज्यादातर इंसान कचरा हैं, पर कुछ सच में एक्सेप्शनल हैं, शिरो की तरह जो इंसानियत की असली क्षमता को समेटे हुए हैं। वो कहता है कि वो उससे 8 साल पहले मिला था और वो उससे कहीं ज्यादा समझदार और परसेप्टिव थी जिसने उसे उसकी तरह बनने की उम्मीद दी। फिर वो जिब्रिल को बताता है कि उनकी दुनिया में लोग हवा में उड़ सकते हैं और चांद तक पहुंच सकते हैं, उन कुछ लोगों की वजह से जिनमें असली टैलेंट था, और वो तब भी नहीं रुके जब दूसरों ने उन्हें जज किया। सोरा कहता है कि उसका काम यहाँ के ह्यूमंस में पोटेंशियल ढूंढना है और इसलिए वो बूढ़े राजा में विश्वास करना चाहता है। स्टेफ ये सुनकर रोने लगती है और वो सोरा के पास जाती है उसे चाबी देने के लिए। वो तुरंत महल में राजा के चेंबर की तरफ जाते हैं और बस थोड़ा सा ढूंढने पर वो पजल को अनलॉक कर लेते हैं जो एक सीक्रेट चेंबर का रास्ता खोलता है। वो उसे खोलता है ये उम्मीद करते हुए कि वहां बूढ़े राजा का कौन कलेक्शन मिलेगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उसे एक सीक्रेट स्टडी मिलती है जहां बूढ़े आदमी ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मैसेज छोड़ा है। वो लिखते हैं कि क्योंकि वॉर बीस्ट्स को लगा कि इंसान उनके लिए खतरा नहीं हो सकते, उन्होंने बार बार कोशिश करने के लिए उनकी यादें नहीं मिटाई। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया उनके गेम्स के बारे में जितना हो सका सीखने के लिए और इसे कंपाइल किया। भले ही इस वजह से उन्हें एक मूर्ख राजा कहा गया, और उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि ये जानकारी उनकी मौत के बाद आने वाले राजा की मदद करेगी। वो चाहते थे कि अगला राजा इंसानियत का सबसे बड़ा गैम्बलर हो ताकि वो एक आखिरी रिस्क ले सके और वॉर बीस्ट्स को हरा सके, इंसानियत को उनकी पुरानी शान वापस दिला सके। सोरा राजा की डायरी स्टेफ को देता है ये बताते हुए कि उसका दादा एक महान आदमी था जिसने हमारे भविष्य की खातिर बेवकूफ बनने का नाटक किया, और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह सोरा और उसका ग्रुप वॉर बीस्ट्स के टावर की तरफ बढ़ता है जो एम्बेसी का काम करता है। इनो नाम का एक बूढ़ा फरी आदमी उनका स्वागत करता है और पूछता है कि क्या वो वॉर बीस्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने आए हैं। सोरा हामी भरता है और कहता है कि उन्हें मीटिंग तुरंत शुरू करनी चाहिए, पर स्टेफ डरी हुई है क्योंकि उसे यकीन है कि वॉर बीस्ट्स उनका दिमाग पढ़ सकते हैं। वो एम्बेसी के अंदर जायंट टेलीविजन और एलिवेटर देखकर हैरान रह जाते हैं, और जबकि इनो और जिब्रिल एक दूसरे पर ताना कसते रहते हैं, वो टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां इजुना नाम की एक छोटी भेड़िया लड़की वुल्फ गर्ल वॉर बीस्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्हें ग्रीट करने बाहर आती है। सोरा और शिरो तुरंत उसके साथ घुलने मिलने कुडलिंग करने लगते हैं, पर इनो उन्हें कहता है कि वो उसकी पोटी से अपने हाथ दूर रखें वरना वो पर्सनली उन्हें चीर फाड़ देगा। खैर वो बात करने बैठते हैं और बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। सोरा कहता है कि वो यहाँ उसे एक गेम के लिए चैलेंज करने आया है ताकि वो इजुना का यूज किया हुआ अंडरवेयर जीत सके, और वो बदले में स्टेफ के कपड़े दांव पर लगाता है। इनो उस पर गुस्सा हो जाता है, पर सोरा बस उसे उकसा रहा है ये चेक करने के लिए कि क्या वो दिमाग पढ़ सकता है। वो पता लगाता है कि वॉर बीस्ट्स बस अपने तेज सेंसेस और इंट्यूशन का यूज करते हैं सामने वाले के इमोशंस पढ़ने के लिए, पर वो भी ऐसा कर सकता है। इनो उसकी शांत धड़कन देखता है और समझ जाता है कि सोरा ब्लफ नहीं कर रहा है। ये क्लियर होने के बाद सोरा कहता है कि वो यहाँ इंसानियत के राजा के तौर पर वॉर बीस्ट्स नेशन को चैलेंज करने
आया है। वो पूरे वॉर बीस्ट टेरिटरी के बदले में अपना सब कुछ ऑफर करता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। सोरा और शिरो फिर उस स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करना शुरू करते हैं जो वॉर बीस्ट्स यूज करते हैं। वो कहते हैं कि वो गेम हारने वालों की यादें मिटा देते हैं ताकि उन्हें पता न चले कि गेम क्या है जब वो अगली बार खेलने की कोशिश करें। इससे वॉर बीस्ट्स को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है और वो रूल्स बदल सकते हैं और जितना चाहे चीट कर सकते हैं। वो फिर इस तथ्य पर आते हैं कि एल्व्स मैजिक यूज करने में महान होने के बावजूद उनसे 4 बार हार गए, जिसका मतलब है कि गेम कुछ ऐसा था जो सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज या मैजिक पर निर्भर नहीं करता। वो कहता है कि ये पक्का कोई वीडियो गेम होना चाहिए क्योंकि सिर्फ वॉर बीस्ट्स के पास ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अपनी बात को और साबित करने के लिए वो रिमार्क करता है कि जिब्रील बाहर लगे टीवीज को याद नहीं रख पाई, भले ही उसने वॉर बीस्ट्स को चैलेंज किया है, और इसका मतलब है कि टीवीज उस गेम की यादों से जुड़े हैं जो उससे मिटाई गई थी। सोरा फिर बूढ़े आदमी को बताता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती स्टेफ के दादा को कम आंकना और उनकी यादें न मिटाना थी, क्योंकि उन्होंने उनके दांव में लूप होल ढूंढ लिया और ये सुनिश्चित किया कि उनकी मौत के बाद कोई उनकी खोज के बारे में पता लगा ले। क्योंकि वॉर बीस्ट्स ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो ये उसके लिए पहले ही साफ था कि वो लोगों का दिमाग बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। सोरा कहता है कि अगर वो ये जानकारी एल्व्स को दे देंगे तो वो वॉर बीस्ट्स को तब तक चैलेंज करेंगे जब तक वो जीत नहीं जाते। वो कहता है कि अगर वो इससे बचना चाहता है तो उसे इंसानों के साथ गेम खेलना स्वीकार करना चाहिए। वो एक बार फिर सोरा को चैलेंज करता है, रेस पीस दांव पर लगाते हुए। अगर वो हारता है तो बूढ़ा फरी उसे समझाने को कहता है कि रेस पीस हारने का मतलब है एक प्रजाति के रूप में अधिकार खोना, और एक बार ऐसा होने पर इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाएगा जिन पर 10 रूल्स लागू नहीं होते। सोरा और शिरो उसे बताते हैं कि वो दूसरी दुनिया से हैं और उनकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे बेहतर वीडियो गेम्स खेलता हो। वो फरीज को अपनी तैयारी करने को और अपने बड़े बॉस से कांटेक्ट करके परमिशन लेने को कहते हैं क्योंकि वो इस बार सब कुछ हारने वाले हैं। इनो उनके कॉन्फिडेंस से डर जाता है और फिर सोरा कहता है कि वो चाहता है कि पूरी इंसानियत इस गेम को लाइव देखे, क्योंकि उनकी किस्मत दांव पर है तो उन्हें उसका इंतजाम भी करना चाहिए। इजुना गुस्सा हो जाती है और सोरा और शिरो से पूछती है कि क्या वो उसे चैलेंज कर रहे हैं। वो उन्हें कहती है कि वो उसे नहीं हरा सकते। शिरो कहती है कि टीम ब्लैंक कभी किसी से नहीं हारती। एक बार जब वो अपने महल पहुंचते हैं, स्टेफ सोरा पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो आखिर क्या सोच रहा था। वो पूछती है कि अगर वो हार गए तो वो कैसे जिम्मेदारी लेगा, और वो उसे कहता है कि वो बर्बाद हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि स्टेफ 3 मिलियन लोगों की जिंदगी गेम पर लगाने के लिए उसे लापरवाह कहती है। जिब्रील दुनिया जीतने के लिए साहसी कदम उठाने के लिए सोरा की तारीफ करने लगती है। हालांकि सोरा और शिरो बस गेम्स खेलने का मजा लेना चाहते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि सब इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं। जल्द ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और महल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, पर सोरा उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बस लूजर्स हैं जो शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वॉर बीस्ट्स को चैलेंज किए हुए 1 हफ्ता हो गया है पर कोई जवाब नहीं आया है, तो सोरा आखिरी टुकड़ा ढूंढने का फैसला करता है जो उसे जीत हासिल करने में मदद करेगा। अचानक उसे महसूस होता है कि जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आ गया है। दुनिया ग्लिच करने लगती है और सोरा शिरो की तरफ मुड़ता है, उसे टीम ब्लैंक में विश्वास रखने को कहता है। वो कहता है कि वो हमेशा हर गेम जीतेंगे जो वो खेलेंगे और वो वॉर बीस्ट्स के खिलाफ उनके गेम के लिए आखिरी हथियार लेने जा रहा है। वो वहां से जाने लगता है और जैसे ही शिरो उस तक पहुंचने की कोशिश करती है वो अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह जब शिरो उठती है वो पाती है कि सोरा अब उसके साथ नहीं है। वो घबराहट के मारे कांपने लगती है और जब स्टेफ उसे चेक करने आती है वो उससे सोरा के बारे में पूछती है। हालांकि स्टेफ पूछती है कि ये सोरा आखिर है कौन, और शिरो को अचानक अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। शिरो अचानक अपना पास्ट याद करती है। वो एक नेचुरल जीनियस थी जिसे 1 साल का होने से पहले ही एक स्पेशल फैसिलिटी में भेज दिया गया था। उसका टेस्ट कई लोगों के खिलाफ इंटेलिजेंस वाले गेम्स खेलकर किया गया, पर यह उसके लिए बोरिंग था क्योंकि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर एक दिन जब वो 3 साल की थी, सोरा उसके साथ खेलने आया। उसने वही किया जो बड़े चाहते थे कि वो करे और उन्हें देखकर झूठी मुस्कान दी। शिरो बता सकती थी कि वो अंदर से खोखला था, पर उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो स्वॉन सिबलिंग्स बन गए। हालांकि अब सोरा की उनकी यादें भी धुंधली होने लगी हैं। शिरो घबरा जाती है और दुनिया उसके लिए बेरंग हो जाती है। वो टूटे फूटे कमरे में भागती है और पाती है कि सोरा वहां भी नहीं है। जिब्रील उसे देखने आती है और वो सोरा की जगह उसे मास्टर बुलाती है जिसे वो न जानने का दावा करती है। जिब्रील शिरो को बताती है कि वही थी जिसने उसे हराया था, स्टेफ को उससे प्यार करने का हुक्म दिया था और यहां तक कि वॉर बीस्ट के गेम का राज भी पता लगाया था। शिरो इस वजह से डिप्रेशन में चली जाती है और जिब्रील सोचती है कि उसने हमें बताए बिना किसी और रेस के साथ गेम खेला और अपनी यादें मैनिपुलेट करवा ली। वो शिरो को गेम के लिए चैलेंज करती है, उसे अपनी नकली यादें दांव पर लगाने और फिर जानबूझकर हारने को कहती है। शिरो उसके साथ चेस खेलने लगती है, ये सोचते हुए कि क्या सोरा के साथ उसकी यादें सच में नकली हैं। वो जानबूझकर गेम हारने ही वाली होती है, पर तभी अचानक वो अपनी यादों में सोरा को देखती है जो उसे कह रहा है कि टीम ब्लैंक कभी नहीं हारती। वो अगली चाल में गेम जीत जाती है और अचानक दुनिया में रंग वापस आ जाते हैं। शिरो जिब्रील और स्टेफ को बताती है कि सोरा असली है और जिब्रील उसे
उल्टा यकीन दिलाने की कोशिश करती है। हालांकि स्टेफ अचानक शिरो का साथ देती है क्योंकि भले ही उसके पास सोरा की कोई यादें नहीं है, उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वो जिब्रील को समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ होगा। शिरो डेट चेक करती है, वो पाती है कि ये 21 है और आखिरी बार उन्होंने सोरा को 19 को देखा था। 19 की रात से सबकी यादें साफ कर दी गई हैं और शिरो कहती है कि ये जरूर इसलिए है क्योंकि सोरा गेम खेल रहा है और ये उन रूल्स में से एक है जो उसे फॉलो करने हैं। उसे उसके आखिरी शब्दों के अलावा कुछ भी साफ याद नहीं है जिसमें उसने कहा था कि वो एक है और वो हमेशा जीतेंगे। वो अचानक अपने दिमाग में सोरा की आवाज सुनती है जो उसे कहीं ऐसी जगह पकड़ने को कह रहा है जहां वो अभी भी जिंदा महसूस कर सके। शिरो घबरा जाती है और सोरा के आखिरी शब्दों के बारे में गहराई से सोचने लगती है, ये मानते हुए कि वो एक क्लू थे। वो अपनी मेमोरीज से पता चलती है कि सोरा कुरामी की एल्फ गर्लफ्रेंड के साथ एक गेम खेलना चाहता है ताकि वो वॉर बीस्ट्स के खिलाफ गेम में उनकी मदद कर सके। वो जो गेम उसके साथ खेल रहा है वो एक दूसरे का अस्तित्व चुराना है और इसी वजह से कोई उसे अब याद नहीं रखता। शिरो बेहोश हो जाती है और अपने सपने में वो सोरा को कुरामी और उसकी एल्फ गर्लफ्रेंड को ओथेलो के एक गेम के लिए चैलेंज करते हुए देखती है जहां हर पीस उनके अस्तित्व के बारे में कुछ दर्शाता है। एक बार सारे पीसेस ले लिए गए तो हारने वाला गायब हो जाएगा, पर गेम खत्म होने पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सोरा ने कुरामी से कहा कि अगर वो जीता तो वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गेम में उनका साथ दे और अगर वो हारा तो उसने अपना अस्तित्व दांव पर लगा दिया। कुरामी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो सोरा के हाथों में इंसानियत के रेस पीस पर भरोसा नहीं कर सकती थी और इस तरह गेम शुरू हुआ। जैसे ही शिरो जागती है वो तुरंत जिब्रिल और स्टेफ को एक दूसरे का अस्तित्व चुराने वाले गेम के बारे में बताती है। वो उसे पता लगाने को कहती है कि क्या कमरे में कोई मैजिक है और वो मैजिक के निशान ढूंढ लेती है पर उनकी लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर पाती। किस्मत से स्टेफ ओथेलो के कुछ टुकड़ों पर गिर जाती है और शिरो वो सब समझ जाती है जो उसे जानने की जरूरत थी। वो समझ जाती है कि भले ही सोरा की सारी यादें दूसरों से मिटा दी गई हैं, वो अभी भी उसे याद रखती है क्योंकि वो एक टीम के तौर पर खेल रहे हैं। उसे एहसास होता है कि सोरा ने कुरामी को अपनी यादें इसलिए लेने दी ताकि वो साबित कर सके कि वो किसी और रेस के साथ काम नहीं कर रहा है और अब ये शिरो पर है कि वो नुकसान में होने के बावजूद गेम जीते और उसे वापस लाए। वो बोर्ड को देख भी नहीं सकती पर वो जानती है कि पीसेस कहाँ हैं और आखिरी बचे हुए 3 पीसेस में क्या है।